चलिए अब वॉइस आ रही है, मैंने ऑन नहीं किया था। हाँ तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं सभी लोग? लुकेश वर्मा गुड इवनिंग जी, अंकित गुड इवनिंग, धर्मेंद्र गुड इवनिंग, अंकित, लुकेश, अंकित सिंह, वैभव, राहुल, चलिए गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और चाइना गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं आप लोग ना? तो हम लोग सुबह शाम मिलने के अब एक नया प्रॉमिस करते हैं, सुबह शाम मिला जाए और सुबह शाम मिलकर हम लोग अलग अलग रूपों में इतिहास का मजा लें। चलिए, हाँ जी राहुल, हाँ अब आवाज सही है सभी लोगों को? अब आवाज मिल पा रही है? वीडियो भी क्लियर है? बिल्कुल कोई इशू नहीं है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैभव भी हैं, चाइना भी हैं, अंकित भी हैं, देवांग भी, सब ओके है, बहुत अच्छी बात। राहुल श्रीवास्तव, स्टार्ट भी आपसे, एंड भी आपसे। हाँ यह कह सकते हैं बिल्कुल राहुल की स्टार्ट भी हम लोग साथ में और एंड भी हम लोग साथ में। तो अब सुबह यानी प्रभात के साथ साथ शुभ संध्या, यह दोनों अब हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, बस ठीक है। तबीयत तो थोड़ी वैसी ही है, पैर का अभी पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हूं, बट ठीक है, आप लोग के साथ आता हूं, आप लोग के साथ जुड़ता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक विश्वास है कि एक दूसरे से जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ठीक है तरुण, हाँ जी तरुण, नमस्ते नमस्ते। और तरुण कैसे हैं? ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बच्चों में बताऊं कि इतिहास ऑप्शनल को लेकर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आज से एक नई जिम्मेदारी मैंने उठाया है आप लोगों के लिए। यह मैं भी जानता हूं कि एक बहुत बड़ा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी भी है, दोनों का निर्वहन करना है आप सबों के साथ में। और एक बहुत बड़ा मैं उत्तरदायित्व लेने जा रहा हूं। बस इसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि आप सबों का सहयोग इसमें मिले और उसके साथ हम लोग इसको शुरुआत करें। तो सबसे पहले ऑप्शनल के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे इतिहास वैकल्पिक विषय को। इतिहास वैकल्पिक विषय में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हमारी जो यहां पे रणनीति है वह 300 प्लस अंक पाने की रणनीति है कि 300 प्लस अंक कैसे पाएं हम लोग ऑप्शनल के लिए। और इसी के संदर्भ में हम लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है मेहनत के दम पर। तो अगर मेहनत उस संदर्भ में किया जाए, उस रणनीति के तहत किया जाए, तो लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है और हम सब अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इतिहास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक जो प्रश्न है पहले उससे हम लोग यहां पे समझेंगे। जैसे इतिहास में आप देखें तो वैकल्पिक विषय का, चाहे वह कोई भी वैकल्पिक विषय हो, उस वैकल्पिक विषय का हमारे सफलता में क्या भूमिका है पहले इसे जानने की आवश्यकता है। तो वैकल्पिक विषय हमारे सफलता में क्या भूमिका निभाता है पहले उसे हम लोग जान ले। तो बच्चों यहां पे देखें कि हम अंतिम रूप से सफल या अच्छा रैंक बिना वैकल्पिक विषय के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी वैकल्पिक विषय के कारण ही हम अंतिम रूप से एग्जाम में सफल भी होते हैं और एक अच्छे रैंक भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामान्य अध्ययन और निबंध, इन दोनों में भी मार्क्स आते हैं, लेकिन इन दोनों के मार्क्स से आप ना तो सफलता को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही एक अच्छे रैंक को प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को आप देखो जो इस एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हो,
वह यह नहीं कहेगा कि ऑप्शनल हमारा खराब रहा है। ऑप्शनल के दम पे ही सफलताएं मिलती हैं, ऑप्शनल के दम पे ही आप सफल होते हो। अब इसके साथ साथ क्यों? क्योंकि वैकल्पिक विषय आप देखें जो भी ऑप्शनल है वह 500 अंक का होता है। पूरे जीएस का जो पेपर है वह 1000 अंक का होता है, 1000 मार्क्स का होता है। आपका ऑप्शनल पेपर, चारों जीएस के पेपर जहां 1000 मार्क्स के हैं, ऑप्शनल अकेले 500 नंबर का है। और अगर आप समझदारी से ऑप्शनल का चयन नहीं करते हैं तो आजीवन इस बात को लेकर अफसोस के सिवा और कुछ नहीं रहता है। आजीवन अफसोस होता है कि हमने ऑप्शनल को लेकर कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हमने कर दिया। और अगर आपने सही से समझदारी से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किया तो बच्चों आप यह मानकर चलो कि 300 प्लस मार्क्स उठाना बहुत आसान है। मैं यहां पे कोई 380 और 400 का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 300 प्लस, यानी 330, 340 आप आराम से उठा सकते हो, 350 से ऊपर आप उठा सकते हो। और यह इतिहास में ही संभव है। ऐसे और भी सब्जेक्ट में लोग उठाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अन्य वैकल्पिक विषय में नहीं लोग उठा रहे हैं या नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसका रेशियो देखो आपकी कितना कम है। तो किसी भी छात्र के सफलता एवं असफलता में ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक अहम भूमिका होती है। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेने से पहले हमें बहुत समझदारी से उस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए कि हमें क्या ऑप्शनल के रूप में लेना है। तो बच्चों यह हमने हेडिंग इसलिए दिया है कि थोड़ा सा इसे अगर हम लोग समझते हैं कि जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो हमारे सफलता में भूमिका इसका क्या है, तो हम अंतिम रूप से सफल इसी वैकल्पिक विषय के कारण हो पाते हैं। और सिर्फ सफल नहीं होते हैं बल्कि एक अच्छे रैंक को भी हम प्राप्त कर पाते हैं इस वैकल्पिक विषय के साथ ही। इसके साथ साथ आप देखें तो जहां सामान्य अध्ययन एवं निबंध के पेपर में सभी छात्रों का एक एवरेज मार्क्स ही आता है, ऐसा नहीं है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, निबंध का जो पेपर है, उसमें बहुत ज्यादा आप उछाल नहीं देखोगे, बहुत ज्यादा आप अंतर नहीं देखोगे। एक एवरेज मार्क्स सबको मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन में इस एवरेज मार्क्स से आप सफल हो पाओगे? इस एवरेज मार्क्स से आप एक अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हो? तो वह बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ यह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह 500 का है, लेकिन अगर समझदारी से इस सब्जेक्ट का चयन किया जाए तो बच्चों 300 प्लस बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहां तक कि किसी भी छात्र के सफलता एवं असफलता यह वैकल्पिक विषय ही तय करता है। यही अहम भूमिका निभाती है कि किस स्टूडेंट को सफल होना है और किस स्टूडेंट को असफल होना है। इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह आप सब भी मानते होंगे, यह आप सीनियर्स भी आपको बताते होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन बहुत ही समझदारी से करना है अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना है। तो इसके साथ साथ बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हम लोग देखें जो ऑप्शनल से ही जुड़ा हुआ है। वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करनी चाहिए? तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो हमने सबसे पहले यह देखा कि वैकल्पिक विषय का हमारे सफलता में भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है। उसके संदर्भ में हमने कुछ 4 महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट्स को उठाया, चाहे वह कोई भी वैकल्पिक विषय हो। तो इसकी हमारी इस सफलता में क्या भूमिका है, तो इसके साथ साथ हम लोगों को यहां देखना है कि वैकल्पिक विषय का चयन करना कैसे चाहिए, हम कैसे इसका सिलेक्शन करें कि वैकल्पिक विषय को हमें क्या लेना चाहिए। तो जिस विषय का भी आप चयन कर रहे हो उस विषय का आपके एग्जाम के पेपर में उसका रोल क्या है, यह तो आपको पता होना चाहिए कि वह पेपर, वह सब्जेक्ट जो आप ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ रहे हो, क्या वह आपको इस एग्जामिनेशन में, प्रारंभिक परीक्षा में मददगार है या नहीं, क्या वह आपके मुख्य परीक्षा में मददगार है या नहीं। तो अगर आप इस तरीके से देखकर आप विषय का चयन करते हो कि उसका रोल यहां पे विशेषकर प्रारंभिक
एवं मुख्य परीक्षा में है या नहीं, क्योंकि यही आपके उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है, न कि आपका उद्देश्य यहां पे ज्ञान प्राप्त करना है। आप सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल इमोशनल ना हो। आपने ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा होगा कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, जो मेडिकल बैकग्राउंड का है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, और वह ह्यूमैनिटीज के पेपर को रखता है, तो इस बात को बिल्कुल यहां पे इमोशन से कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपका यहां पे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य इस एग्जामिनेशन में सिर्फ सफलता प्राप्त करना है। और बच्चों, आप यह ध्यान दो कि कोई सब्जेक्ट सफल नहीं होता है, व्यक्ति सफल होता है। सफल आप होगे, न कि आपका सब्जेक्ट होगा, लेकिन वह सब्जेक्ट यह तय करेगा कि आपको सफलता लेनी है या नहीं लेनी है। जैसे हम लोग इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें, तो इतिहास के संदर्भ में आप देखो तो पानीपत के युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि पानीपत के उस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि अगला शासक कौन होगा, बल्कि यह सुनिश्चित कर दिया कि अगला शासक कौन नहीं होगा। तो उसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल है कि यह ऑप्शनल सब्जेक्ट यह अवश्य सुनिश्चित करता है कि आपकी सफलता होगी या नहीं होगी। तो इसको बहुत समझदारी से चयन करना है, चाहे आप कोई भी रखें। इसके साथ साथ उस ऑप्शनल में अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चयन करने जा रहे हो, सेलेक्ट करने जा रहे हो कि मुझे किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना है, तो इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसके मैटर यानी बुक्स, नोट्स आसानी से उपलब्ध है या नहीं। कोई ऐसा सब्जेक्ट तो आपने चयन नहीं कर लिया जिसको लेकर आपको बुक्स के लिए, आपको नोट्स के लिए दर दर भटकना पड़े, परेशान होना पड़े, आपका समय व्यर्थ जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही लिमिटेड है। आपके पास अपर्याप्त समय नहीं है कि आप 4 साल 5 साल इस एग्जामिनेशन में आप देने आए हो। ना तो आपका फिर पेशेंस उतने लंबे समय तक रह पाएगा, और ना आपका फैमिली सपोर्ट उतने लंबे समय तक रह पाएगा। तो सभी चीजों को बच्चों ध्यान में रखना है कि यह समय भी आपका है, इसमें लगे हुए पैसे भी आपके परिवार के हैं, और इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखकर ही ऑप्शनल को डिसाइड करना है। तो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग आज उन सभी रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो एक बच्चे को हमेशा से यह प्रॉब्लम करता है कि किस सब्जेक्ट को रखा जाए और किस सब्जेक्ट को नहीं रखा जाए। इसके साथ साथ आप देखें तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑप्शनल रखें उसको पढ़ाने वाले शिक्षक आपसे पर्सनली जुड़े हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना सफलता लेने के बराबर नहीं है। वह तो आप बुक्स में भी पढ़ते हो, घर पे भी पढ़ते हो। बुक्स और नोट्स आज सभी जगह उपलब्ध हैं, सभी इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी जगह बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सभी लोग ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उन बच्चों से पूछो जो बच्चे ऑप्शनल पढ़े हैं कि क्या वे टीचर से जुड़ पाए, क्या उनके टीचर उनके आंसर को चेक कर पाए, क्या उनकी कमियों को बता पाए, क्या उनके डाउट को क्लियर करा पाए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में आते हैं और जिस टाइम उनको पढ़ाया जाता है उस टाइम हो सकता है कि वो उन चीजों को बहुत नहीं समझ पाए, उनका डाउट बना हुआ है, वह कहां जाएंगे, वह किससे पूछेंगे, कौन उनके डाउट को क्लियर करेगा। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो यह पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाने वाले शिक्षक आपसे पर्सनली जुड़े हैं या नहीं, जो आपके आंसर को चेक कर पाए, जो आपके आंसर का मूल्यांकन करा पाए, जो आपके डाउट को क्लियर करा पाए। तो वैकल्पिक विषय के संदर्भ में जहां तक मेरा मानना है यह सबसे आवश्यक है। शायद आप भी इन सब बातों से परिचित होंगे। और मैं ऑप्शनल की तो दूर की बात, मैं तो आप सबों के साथ जीएस की भी बात करता हूं। तो जो भी बच्चे आप जुड़े हुए हो, जो हमसे पढ़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं, आप स्वयं बताएं कि क्या मैं आपके प्रतिदिन जब मैं क्लास लेता हूं तो आपके आंसर को मैं चेक करता हूं या नहीं करता हूं। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि एक दिन का लेट होगा, लेकिन दूसरे दिन वह आपका आंसर चेक होकर आपके पास होता है, चाहे वह ऑनलाइन क्लास में हो या फिर ऑफलाइन क्लास में हो। तो जब तक यह सुविधा आपको नहीं मिलेगा तब तक ऑप्शनल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों और भी एक दो बातों को आपको ध्यान रखना है ऑप्शनल लेने से पहले, वह कि जहां तक विषय के अंकदायी होने या नहीं होने की बात है, तो यह किसी विषय के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि
यह आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितने मेहनत किए, आपको उस सब्जेक्ट को समझाने वाला टीचर कितने आसानी से समझाया, वह उसमें आपको कितना सहयोग किया, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। ना कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाए कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं उठते हैं, इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। तो यह बात बिल्कुल असत्य है। इसलिए हमने बतलाया कि जहां तक अंकदायी होने या न होने की बात है तो वह आपके मेहनत पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बिना मेहनत के आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट में, चाहे आप कोई भी ऑप्शनल रखें, आपको मेहनत करना होता है। अगर आपको सफलता लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस विषय का आप चयन कर रहे हो, ध्यान यह भी रखना है कि वह वैसा विषय तो नहीं है जो करंट से जुड़ा हुआ हो, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव हो, जिसमें बहुत ज्यादा आपको फॉरेनर थिंकर को पढ़ना पड़ रहा हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण कि वह सब्जेक्ट आपके इस एग्जामिनेशन में क्या रोल अदा कर रहा है, इसके साथ साथ आपके जो पढ़ाने वाले हैं वह आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, इसके साथ साथ कि वह सब्जेक्ट जो है वह कहीं ऐसा तो नहीं हो कि करंट से जुड़ा हुआ, बार बार उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हो। आपने इस बार मेहनत किया, जरूरी नहीं कि इस बार अगर आपने किसी कारणवश नहीं दिया एग्जाम तो क्या अगले वर्ष के लिए फिर से आप उस पर उतना टाइम दे पा रहे हो, क्या उन करंट की चीजों को आपने देखा। अगर जो लोग देखते हैं, जो लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऑप्शनल रखें, लेकिन हमारा उद्देश्य समय भी बचाना है। हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक हम एक ही सब्जेक्ट में समय देते जाएं, क्योंकि बहुत सारे विषय को आपको देखना होता है। आपके पास अगर आप देखो तो प्रीलिम्स निकालने के बाद आपके पास मात्र 3 महीने का समय होता है, और 3 महीने में आपको ऑप्शनल का भी रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको जीएस का भी पेपर को रिवीजन करना है। तो इन सब चीजों को पहले समझ लेना है, उसके बाद ऑप्शनल को डिसाइड करना है। अब यहां पे हम लोग देखें तो खैर यह तो हमने बेसिक चीजों को पहले बताया बच्चों कि ऑप्शनल लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ लोगों का चलिए कोई बात नहीं सुबोध। तो कुछ यहां पे जो हमने देखा, तो अभी तक हमने कोई सब्जेक्ट के संदर्भ में बातें नहीं किया, हमने ओवरऑल बातें किया कि सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है और सब्जेक्ट का चयन का आधार क्या होना चाहिए। अब हिस्ट्री से आप सब जुड़े हुए हैं। हाँ रजत, बिल्कुल आप लेट किए रजत, थोड़ा कोई बात नहीं, चलिए। तो यह हम लोग बिल्कुल 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब हिस्ट्री से संबंधित बातों को करेंगे, क्योंकि आप सब हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने प्लान कर लिया हिस्ट्री ही रखना है और हिस्ट्री ही लेकर सफलता को प्राप्त करना है, तो अब हम लोग इतिहास से संबंधित बात करेंगे। अब किसी अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखें तो इतिहास सब्जेक्ट को लेकर कुछ बातें जो हैं वह भ्रामक बातें भी कही जाती है। अब भ्रामक बातें क्या हैं जो इतिहास को लेकर अफवाह, एक प्रकार का र्यूमर जो उड़ाया गया है, उसमें सबसे पहले यह है कि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। सबसे पहली चीज बिल्कुल इसको आप लोग नोटिस करना कि यह इतिहास को लेकर कुछ भ्रामक बातें कही जा रही हैं। पहला यह कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप कौन से ऑप्शनल को बताओगे जिसका सिलेबस बहुत छोटा है, और बड़ा है या छोटा अभी वह भी हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्या सच में ऐसा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें डेट्स बहुत याद रखना पड़ता है, और तीसरी बात यह भी कही जाती है कि इसमें मार्क्स कम आते हैं। तो इतिहास को लेकर 3 भ्रामक बातें हैं, 3 अफवाहें हैं जो सभी से आप सब सुनते होंगे। पहला यह कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप ही बताओ, आप सब लोग कम से कम उस एज में हो या आप लोग कोई नए नहीं हो, सिलेबस से परिचित हो। अगर इसका सिलेबस बड़ा है
बस यह आप मानकर चलो कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर बहुत ज्यादा भी बड़ा सिलेबस हो तो उसको करने में आपको बहुत ज्यादा लगेगा तो 4 या 4.5 महीना लगेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। और किसी सब्जेक्ट का अगर बहुत छोटा भी सिलेबस हो तो उसको आप ऐसा नहीं हो कि 15 दिन में आप कर लोगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा है तो 3-3.5 महीना वहां भी जाएगा। सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि यह होगा कि हमारे साथ वाला जो है वह तो 20 दिन पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तो बस वही आत्मसंतुष्टि एक होगा कि हमारे साथ वाले को 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ है। लेकिन उस साथ वाले जो 15 दिन पहले कंप्लीट किया है उसको क्या क्या खामियां और क्या क्या कमियां उसके अंदर रह गई हैं, उन चीजों को आप नहीं समझ पाओगे। दूसरी चीज कि सिलेबस को लेकर जो कहा जा रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अब आप देखो तो प्रीलिम्स में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें प्रीलिम्स में आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडाइवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, यानी यही एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आपको पूरा हिस्ट्री यहां पे पढ़ना है। सिर्फ बचा क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप मेंस में देखते हो तो मेंस में आप देखो तो मेंस में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और इसके साथ साथ एक प्लस क्या, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। अब यहां पे मेंस में किसी ने नहीं बोला कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, प्रीलिम्स में किसी ने नहीं बोला क्योंकि यह सबको पढ़ना है। और यहां पे प्रीलिम्स और मेंस में इसको इस तरीके से क्लियर नहीं किया गया है, सिलेबस को पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। वही ऑप्शनल में आपको उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जहां मेंस में आपको लिख दिया गया वर्ल्ड हिस्ट्री में कि 18वीं सदी एवं उसके बाद की घटनाएं और महत्वपूर्ण क्रांतियां। हाँ सर, क्लास कितने टाइम चला हुआ? हम सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास, अच्छा बिल्कुल 8 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 8 बजे से ही हमारा टाइम होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, बाकी मैं देख लेता हूं टाइम को थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों की क्लास वैसी है तो उसको टाइम को एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो यहां पे आप देखें तो यहां पे प्रीलिम्स में किसी ने नहीं बोला, मेंस में किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मेंस में सिलेबस को 1 से 2 लाइनों में दे दिया गया। जैसे विश्व इतिहास के संदर्भ में आप सिलेबस को देखो तो वहां पे दिया हुआ है 18वीं सदी में उसके पश्चात की घटनाएं, महत्वपूर्ण क्रांतियां, दोनों विश्व युद्ध, और करके सिलेबस को उपनिवेशवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद करके समाप्त कर दिया गया। लेकिन वही जब आप ऑप्शनल में पढ़ते हो तो ऑप्शनल में पढ़ते हो तो उसको पूरी तरीके से सिलेबस का वहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, वहां पे सिलेबस को क्लियर किया गया है, तो वह बड़ा लगने लगा। वही आप मेंस में पढ़ रहे हो तो वह छोटा है, प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो तो वह छोटा है। तो इस तरीके से इस बात में कहीं से कोई दम नहीं है। दूसरी बात कि इसमें डेट्स बहुत याद रखना पड़ता है। आप पूरे हिस्ट्री में बताओ, ऑप्शनल में या पूरे प्रश्न को उठाकर देखें तो कहां पे ऐसा इतिहास में है कि जहां पे आपको डेट्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं। और भ्रम क्या है? सबसे पहले तो आप देखो कि यह जो भ्रम है, यह भ्रम क्यों होता है? अज्ञानतावश। अगर हम अज्ञानी हैं तो हम भ्रम में रहेंगे, अगर हमें ज्ञान है तो हम उस भ्रम से बाहर निकलते हैं। तो इस भ्रम का मुख्य कारण अज्ञानता है, क्योंकि इतिहास को लेकर लोगों में अज्ञानता है, सिलेबस को लेकर लोगों में अज्ञानता है। लोग उस सिलेबस को सिर्फ 2 लाइन में देख रहे हैं और उसी को ऑप्शनल में उसे बड़े रूप में देख रहे हैं। तो इस अज्ञानतावश लोगों ने ऐसी बातें कही है कि यह बहुत बड़ा है और इसमें बहुत डेट्स याद रखने हैं। अब कौन से डेट्स? इतिहास में तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको हमेशा प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है, मेंस के लिए भी याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह केवल ऑप्शनल के लिए ही याद रखना है, वह तो आपको प्रीलिम्स में भी याद रखना है, वह आपको मेंस में भी याद रखना है। उसके बिना तो आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा ही नहीं। वो तो पूरे पेपर फर्स्ट में आपको मेंस में पढ़ना है इतिहास। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। इसके साथ साथ यह कहा जा रहा है कि इसमें मार्क्स कम आते हैं। जहां तक मैं मानता हूं और अभी तक के जिन स्टूडेंटों को मैं पढ़ाया हूं, जो स्टूडेंट जुड़े रहे हैं विगत 14 वर्षों से अधिक समय से, तो उसमें मैं ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जिसको इतिहास ऑप्शनल को लेकर
जिससे यह कहना पड़े कि हां इसमें मार्क्स कम आते हैं। हां, बहुत सारे अन्य सब्जेक्टों में मैंने सुना, यहां तक कि कुछ वैसे स्टूडेंट भी रहे जिन्होंने ऑप्शनल को चेंज किया कि यहां पे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन इतिहास के साथ कभी ऐसा नहीं रहा है। और किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों बिना मेहनत के, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना मेहनत के आपको अंक नहीं मिलते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आप मेहनत ना करें तो वहां आपको बहुत ज्यादा अंक आ जाए, चाहे आप इतिहास रखें या कोई अन्य सब्जेक्ट रखें। आपको हर जगह मेहनत करना ही है, तभी आपको एक अच्छे अंक प्राप्त होता है। तो इसके साथ साथ हम लोग देखें तो इतिहास को लेकर जो हम लोग देखते हैं, अब यहां पे वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए। अब वैकल्पिक विषय के रूप में अगर इतिहास के अध्ययन की बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहले इतिहास अध्ययन के लिए कोशिश यह होनी चाहिए कि जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनके उत्तर के प्रारूप को आप तैयार करें। अब इतिहास के प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र प्रथम में भी मिल जाते हैं। ऑप्शनल अगर आपका है तो आप सामान्य अध्ययन के उस प्रश्न पत्र को भी देखें, यानी सामान्य अध्ययन के इतिहास के भी प्रश्न को देखें। सिलेबस का आप गहन विश्लेषण करें कि वह प्रीलिम्स के लिए क्या, मेंस के लिए क्या और ऑप्शनल के लिए कैसे। अगर आप गहन विश्लेषण सिलेबस का करते हैं तो आप एक जगह पे पढ़कर उसका मल्टीपल फायदा उठाते हैं। वह अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ऑप्शनल की तैयारी के साथ साथ आपका प्रीलिम्स और मेंस का भी प्रिपरेशन साथ साथ होता है। इसके साथ साथ मानचित्र का अध्ययन। अब मानचित्र को लेकर यह कहा जाता है कि इतिहास में मैपिंग आता है, मैपिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मार्क्स कहीं पे प्राप्त किया जाता है तो इसी सेक्शन में। बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि शायद यहां पे मैप बनाना होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों कि आपको यहां पे मैप बनाना है। आपको यहां पे मैप नहीं बनाना है, मैप बने बनाए होते हैं। उस मैप में आपको लोकेशन को भी लोकेट किया हुआ होता है, उस लोकेशन को आपको पहचानना होता है, और यह सबसे आसान होता है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिसके विषय में आप नहीं जान रहे हो। आप शुरू से ही, अब एंशिएंट आप पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मिडाइवल आप पढ़ रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, तो उस सारे स्थान से आप गुजरे हो, चाहे वह ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वह सांस्कृतिक स्थल हो, पुरातात्विक स्थल हो, स्थापत्य से संबंधित उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, उत्खनन से संबंधित वह स्थल प्रकाश में आया हो, तो वही चीजें आपको तो पूछा जा रहा है जो मैपिंग में यहां से पूछा जाता है। अगर उन चीजों को आपने नोटिस किया तो आपको सबसे अच्छे अंक, और हर इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अंक यहीं पे प्राप्त होता है, क्योंकि यह 50 नंबर का होता है, और इसमें जो बच्चे थोड़े से अगर सही तरीके से काम कर ले तो 50 में 50 मार्क्स यहां से प्राप्त करते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इतिहास का अध्ययन कैसे, तो यहां पे प्रश्न के उत्तर को प्रारूप को तैयार करना है, सामान्य अध्ययन के इतिहास के प्रश्न को भी देखना है, इसके साथ साथ हमें उस सिलेबस का भी विश्लेषण करना है कि जो सिलेबस में जो प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, मेंस का पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल का पढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि कितने इसमें टैली कर रहे हैं। ठीक है, कितने इसमें टैली कर रहे हैं। बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो सेम उसी रूप में आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, वह आपको जीएस में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, मेंस के लिए पढ़ रहे हो वह ऑप्शनल में हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। तो इससे अच्छा और क्या सब्जेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों को अब देखना है कि वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास पढ़ने का लाभ क्या है, इतिहास पढ़ने का क्या लाभ है, क्यों हम इतिहास को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें। तो वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास का जो लाभ है बच्चों, यहां पे अगर आप इतिहास के लाभ को देखो तो सबसे पहले तो इतिहास का लाभ आपको कहां पे मिल रहा है, तो वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास पढ़ने का लाभ। एक तो आपको वैकल्पिक विषय में, अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय में रखें तो कैसे इसका लाभ मिल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या इसका लाभ मिल रहा है, मुख्य परीक्षा में इसका क्या लाभ मिल रहा है। अब प्रारंभिक परीक्षा में जैसे आप यहां पे वैकल्पिक विषय में मान लो जो सब्जेक्ट है, इसमें आप पढ़ते हो प्राचीन भारतीय इतिहास,
प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके साथ साथ आप पढ़ते हो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके साथ साथ आप वैकल्पिक विषय में पढ़ रहे हो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और आप पढ़ रहे हो विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। तो आप ऑप्शनल में इतिहास के अंतर्गत आप इन चीजों को पढ़ते हो, जिसमें आपको एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। अब यही अगर बातें की जाए प्रारंभिक परीक्षा में, तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देखो तो अगर इसे आप हटा दो, इस सेक्शन को अगर आप हटा दो, तो प्रारंभिक परीक्षा में इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है, यानी इन तीनों को पढ़ना है। आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास भी पढ़ रहे हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी पढ़ रहे हो, आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ रहे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर आप मुख्य परीक्षा में पढ़ रहे हो तो मुख्य परीक्षा के लिए इन सभी चीजों को आपको पढ़ना होता है। मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन है। यहां अगर आप देखो तो इस वाले सेक्शन में जो मुख्य परीक्षा है वह आपको कला संस्कृति के रूप में के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, कला एवं संस्कृति। लेकिन कला संस्कृति को आप तभी समझोगे ना जब आप प्राचीन और मध्यकालीन कला संस्कृति को जान पाओगे। मान लो अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला पर क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए मूर्ति कला पर क्वेश्चन, तो क्या आप बिना सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े, बिना आप पाषाण काल को पढ़े, आप क्या वहां से चित्रकला को जान पाओगे? क्या उसके विकास क्रम को आप बतला पाओगे? अगर स्थापत्य कला, मूर्ति कला पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता से उसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है? क्या वहां से हमें संगीत की जानकारी नहीं मिल रही? फिर कैसे उसका विकास क्रम है, आगे के कालों में हम उसको कैसे देखते हैं, किन किन रूपों में देखते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है? तो वहां पे तो हमें पूरे प्राचीन और मध्यकालीन भारत को पढ़ना ही है। तो पूरे मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, तो आपको अगर वैकल्पिक विषय के रूप में आपने इतिहास को पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि यहां जो आपने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा, यहां जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ा, यहां जो आपने आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा और यहां जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा, ऐसा नहीं है कि वह आपको प्रारंभिक परीक्षा में हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह आपको मुख्य परीक्षा में उपयोगी नहीं है। आप खुद ही सोचो कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ऑप्शनल के रूप में पढ़ते हो और उसका फायदा आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मिल जा रहा है। क्या ऐसा कोई और सब्जेक्ट है जो इतना सेम टू सेम आपको उसका उपयोग आप कर पाते हो? आप ही लोग बताएं कि क्या ऐसा और कोई सब्जेक्ट है जिसका 100 के 100% आप यूज करते हो? यह एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों। और मैं बार बार कहता हूं कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपका होता है, लेकिन आपको चयन किन सब्जेक्ट को करना है यह मायने अवश्य रखता है। इन चीजों को तो आपको समझना है कि आप अगर ऑप्शनल के रूप में पढ़े तो आपको वह फायदा एग्जाम के इन दोनों पैटर्न में दे रहा है, और अगर आपने अलग अलग भी पढ़ा तो वह आपको ऑप्शनल के रूप में आप उसका उपयोग कर लेते हो। अब कुछ मैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहां पे बताऊंगा। मैं जान रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे आगे चलकर और लोगों का अलग अलग राय भी आएगा और उसका जवाब आप सब स्वयं दोगे। मैं कभी यूट्यूब पे जवाब नहीं देता हूं, उसका जवाब हमारे बच्चे देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है। तो मैं जानता हूं इन चीजों को कि यहां पे अब जैसे मैं केवल बताया तो यह पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। मैं इसका एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि कैसे इसका आप यूज करते हो। जैसे आप देखो कोई क्वेश्चन के, अब एग्जाम्पल के अंतर्गत ही इसे हम लोग समझते हैं।
जैसे बच्चों मैंने बताया कि वैकल्पिक विषय में मान लो अगर आपने पढ़ा यहां पे इतिहास में, सपोज दैट मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने यहां पे पढ़ा आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, और उस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अगर आपने पढ़ा असहयोग आंदोलन। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, असहयोग आंदोलन। अब आपने इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा। अब आप बताओ कि क्या सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट में आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या यह प्रश्न जो है, क्या यह प्रश्न आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत है इसके लिए कि नहीं भाई यह तो मैंने असहयोग आंदोलन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए पढ़ा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वही प्रश्न आपको अगर मुख्य परीक्षा में पूछ दे, आप प्रश्नों को उठाकर देखो, आप सिर्फ हमारे उन बातों को यकीन ना करें, आप प्रश्नों को उठाकर देखें जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं, आप ऑप्शनल पेपर के उन प्रश्न को देखें और उसके बाद आप जीएस में देखें कि क्या वह मिलता जुलता प्रश्न पूछा जा रहा है या नहीं। तो वह प्रश्न आपसे मिलता जुलता हुआ प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे असहयोग आपको प्रश्न वैकल्पिक विषय के रूप में आसान प्रश्न पूछ दे और जीएस के प्रश्न कुछ ज्यादा कठिन हो जाए। यह अधिकतर हुआ है, अधिकतर समय ऐसा होता है। आप जिन बच्चों ने भी, आपको स्वयं देखना कि जब आप देखोगे कि जब आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखोगे और वैकल्पिक विषय के प्रश्न को देखोगे तो आपको वैकल्पिक विषय का प्रश्न आसान नजर आएगा। वही आप हिस्ट्री के मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट में आप प्रश्न को देखो तो वहां पे थोड़ा कठिन नजर आएगा। तो इसके साथ साथ अगर आपने यहां पे असहयोग आंदोलन को पढ़ा और यहां पे आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दे कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न पूछे, उसके तिथि क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ दे, उससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ दे, उसके स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछ दे, उसके कारण से संबंधित प्रश्न पूछ दे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पे पढ़े तो आप यहां पे प्रश्न को गलत कर दोगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पे प्रश्न को गलत कर दोगे? तो बच्चों एक नहीं अनेक एग्जाम्पल है। अब सपोज दैट अगर आप मान लो कि आपने यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ा और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपने पढ़ा, आपने अमेरिकी क्रांति को पढ़ा, आपने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा, आपने अमेरिकी क्रांति को पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि अगर मुख्य परीक्षा में वह प्रश्न आया फ्रांसीसी क्रांति से तो क्या आप उसे गलत कर दोगे या आप उसे लिख नहीं पाओगे? तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप इसका मल्टीपल यूज करते हो, मल्टीपल फायदा उठाते हो, एक जगह पे पढ़ते हो और वह कई जगह पे आपका काम आता है जो आपके सिलेक्शन में सहयोगी होता है। तो इस संदर्भ में इतिहास को देखना है, ना कि उस भ्रम में रहना है। और भ्रम तभी होता है जब हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है। यह तो हम लोग शुरुआती चरण से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म और गांधी के दर्शन इन सब में देखते आ रहे हैं। 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है, वहां भी हम लोग देख रहे हैं। तो हम भ्रम में क्यों रहें? हम उसको सही रूपों में जाने क्यों नहीं? उस वस्तु स्थिति को क्यों नहीं जाने कि जो भ्रामक बातें हैं वह कैसी हैं? इसलिए क्योंकि उसको मेंस के सिलेबस में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, उसको प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। मेंस के सिलेबस में इसलिए डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि मेंस में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है और उस तरीके से अगर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो आपके पास एक पूरा बुक बन जाएगा जो सिलेबस का हो जाएगा। तो इसलिए उसको संक्षिप्त में लिखा गया है। लेकिन वही जब आप उस विषय के वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ते हो तो आपको वहां पे पूरा उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है जो आपको बड़ा भी लगता है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर फ्रांसीसी क्रांति है तो फ्रांसीसी क्रांति को हम यहां पे पढ़े ही ना मुख्य परीक्षा में और केवल हम वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, हमें तो वहां भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आप वैकल्पिक विषय पढ़कर आप अपने एग्जाम को सिक्योर करते हो, सुनिश्चित करते हो कि वह आपको समान अध्ययन और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है।
इसके साथ साथ बच्चों आप देखें तो अब यहां पे जैसे पेपर, तो इसके साथ साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूं। जैसे आप देखो तो अब इतिहास का जैसे इस पढ़ने का लाभ क्या है, तो थोड़ा सा मैं और एक बात बताऊं कि आप लोग भी जानते होंगे कि यहां पे जैसे आप देखो तो पहले प्रारंभिक परीक्षा है और इस प्रारंभिक परीक्षा में यहां जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह प्रश्न की संख्या होता है 100। ठीक है, इस 100 प्रश्न में आपका सिलेक्शन जो होता है वह सिलेक्शन एवरेज में यह मानकर चलूं अभी तक के रिजल्ट को देखते हुए कि वह आप मानकर चलो कि 47 to 49 क्वेश्चन, 47 to 49 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा में। अब अगर इतिहास की मैं बात करूं तो इस इतिहास में आप देखो तो आपके प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में इतिहास में यहां से आपको हर वर्ष 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी केवल इतिहास से ही आपको 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। 20% इसका प्रारंभिक परीक्षा में रोल है। आपका प्रारंभिक परीक्षा में 47 से 49 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट हो रहा है और अगर सही तरीके से आपने चयन किया तो 20 प्रश्न तो आपको यहां से आ गए। आपके मेहनत को यह कितना आसान कर दिया। अगर रिजल्ट की हम बात करें तो इस रिजल्ट में आप देखें तो 50% इसका रेशियो फिर हो गया आपको रिजल्ट दिलाने का, यानी आप 50% श्योर हो गए कि आपका रिजल्ट होगा। उसी तरीके से अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में अगर आप देखते हो तो मेंस में आप देखो तो यहां पे जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट में आपको टोटल जैसे मेंस का जो एग्जाम है वह तो आप लोगों को पता होगा कि 4 जीएस का पेपर है जो 1000 नंबर का है। इसके साथ साथ आप देखते हो तो एक एसे का पेपर है और वह आपको 250 नंबर का है, तो यह 1250 नंबर हो गया। हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स जोड़ते नहीं हैं। उसके बाद आपको 500 नंबर ऑप्शनल का हो गया, 1750 नंबर। अब इसमें आप देखो तो पहला जो हिस्ट्री से रिलेटेड मुख्य परीक्षा में यह आपको पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का होता है। इस 250 मार्क्स में बच्चों आप यह मानकर चलें कि 170 या 150 to 170 आपको हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो इसका कितना बड़ा रोल है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों जगह पे एक ऑप्शनल को पढ़कर आप अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करते चले जाते हैं। और इस सब्जेक्ट को ना फिर लेने में क्या और समस्या है, क्यों इसे ना रखा जाए, क्यों इसे ना पढ़ा जाए जो हमारे रिजल्ट को 50% प्रीलिम्स में सुनिश्चित कर रहा हो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने मात्र से हम 50% श्योर हैं कि हमारा प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। जो फर्स्ट स्टेज है उस फर्स्ट स्टेज में भी यह आपका सहयोगी है, उसके बाद सेकंड स्टेज में सहयोगी है, वही आपको फिर ऑप्शनल में आप उसका फायदा उठा रहे हो। तो इस तरीके से बच्चों इसे हमें उस भ्रम में नहीं रहना है। अब थोड़ा मैं पेपर की बात कर लूं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको इतिहास को लेकर थोड़ा सा यह होगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, तो उस पेपर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस, जैसा कि मैं सिलेबस आप लोगों को वह ऑफिस से आपके पास चला जाएगा, वो पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे तो सभी जगह उपलब्ध है लेकिन फिर भी मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ आप जैसे इतिहास के पेपर को देखें तो 2 पेपर होता है, दोनों ही पेपर 250 नंबर का होता है। इसमें क्या है तो जैसे पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में आप देखते हो कि इस पेपर फर्स्ट में अब इसमें आपको प्रश्न जो है वह कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सेक्शन में यह बटा होता है। फर्स्ट सेक्शन में प्राचीन भारत का इतिहास और सेकंड सेक्शन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें आपको पहला और 5वां प्रश्न अनिवार्य होता है, यानी 4 प्रश्न इसमें और 4 प्रश्न आपका इससे रिलेटेड होता है, यानी एंशिएंट और मिडाइवल। यहां से आपको फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत आपको पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना होता है। अब इसमें जो प्रश्न जो पूछा जाता है वह प्रश्न कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैं सेक्शन ए की बात करूं
तो सेक्शन ए में प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपको पहला प्रश्न यह अनिवार्य होता है जो मैपिंग का प्रश्न होता है, और यह 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यह आपको 50 मार्क्स का यहां से होता है। अब यह जो मैपिंग जो होता है बच्चों, यह अनिवार्य है पहला प्रश्न। तो यह जो मैपिंग होता है विशेषकर आपको जो प्राचीन जो हमारे स्मारक हैं, चाहे वह मंदिर हो, स्तूप हो, चैत्य हो, उन स्थलों को हमें ध्यान में रखना होता है। व्यापारिक केंद्र हो, ऐतिहासिक शहर हो, तो उनसे संबंधित आपको, और यह बहुत ही 20 वर्ड में लिखना होता है। सपोज दैट एक उदाहरण अगर मैं तुम मान लो आपसे प्रश्न पूछे बुर्ज होम के विषय में, अब वह आपको इंडिया के मैप में इस तरीके से आपको यहाँ पे, आप अगर क्वेश्चन को देखोगे तो इस तरीके से आपको लोकेट कर देता है। यहाँ पे ऐसे मान लो यह लोकेट कर दिया पूरे मैप में, अगर आप देखते हो तो यह लोकेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पहला बुर्ज होम, बुर्ज होम। अब आप इसे ऐसा नहीं कि ऑप्शनल के लिए आप पढ़ रहे हो, आप इसको प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो कि बुर्ज होम यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है और यहां से हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में आपने बतलाया कि नवपाषाणकालीन स्थल है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और यहां से हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, होते हैं, उत्खनन से मिले हैं। तो इस तरीके से जब आपने बतलाया तो यह 20 वर्ड हो गया। आपको अब बताओ कि इसमें क्या मार्क्स काटा जाएगा और क्यों काटा जाएगा। तो इस तरीके से अब यहां पे आपको दे देगा कि प्राचीन, यहां पे प्राचीन मान लो दे दिया कि प्राचीन स्तूप यहां पे दे दिया, और यहां पे यह दूसरा नंबर दिया हुआ है, और यह यहां पे आपको दिखा रहा हो यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास, और यहां पे आपको दिखा रहा प्राचीन स्तूप। तो आप समझ रहे हो कि भाई प्राचीन स्तूप यानी सारनाथ के विषय में पूछ रहा है, तो आप उसके विषय में लिखे। अब कौन सा यहां पे अलग से आपको पढ़ना है, आप उसको पढ़ते आए हो, प्रीलिम्स के संदर्भ में आप उसे पढ़ते आए हो, और इससे रिलेटेड मैं आपको खुद पूरे मैपिंग का मैं करवाता हूं। और अभी तक का जो मेरा रिपोर्ट है, अभी तक के जो बच्चे जिस तरीके से मुझे आसान्वित किए हैं, यहां पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 15 से 16 क्वेश्चन को ना लिख पाया हो। देखिए, एक दो प्रश्न यूपीएससी में हमेशा अपवाद होता है बच्चों, आपको इन चीजों को मानकर ही चलना होगा कि आप सभी प्रश्न को ना तो करते हो, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वह मुख्य परीक्षा हो, सभी प्रश्न को नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, उनकी भी तो अपनी कुंठा है, वह भी अपनी कुंठा कहां उसको पूर्ति करेंगे। जो प्रश्न बनाने वाले हैं तो वह भी अपनी यहां पे अपनी जो कुंठा है उसको निकालते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा में भी आप सब भी जानते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, 5 से 7 प्रश्न जो सभी सब्जेक्ट से 1-2 होते हैं, जिसको कोई भी एट ए टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सही नहीं कर सकता है। मैं इसे मान ही नहीं सकता हूं। अगर कोई कह रहा हो तो वह तुक्का लग गया हो, अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के उस प्रेशर में ऐसे प्रश्न हमेशा होते हैं, और 10 प्रश्न तो ऐसे होते ही होते हैं कि जिनको कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक सामान्य स्टूडेंट के लिए आप यह मानकर चले कि वह 90 प्रश्न को ही सॉल्व करने गया है। उस 90 में भी सबको यह पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें 30 प्रश्न या 35 क्वेश्चन जो होता है एक एवरेज स्टूडेंट को अवश्य पता होता है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है रिजल्ट वाला कैटेगरी कि किसका रिजल्ट होना है और किसका नहीं होना है। आपको 12-13 क्वेश्चन फिर यही डिसाइड करता है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। बाकी का 10 प्रश्न का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वह तो जानबूझकर ऐसा। तो कुछ ऐसा ही यहां पे भी होता है कि मैपिंग में आपको 2-3 प्रश्न ऐसे हर साल होते हैं, कभी ना हो अलग बात है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आपने 16-17 भी किया, तभी भी आपने 15 भी किए, तो आपका एक अच्छा मार्क्स माना जाता है, जिसमें नंबर आपको कटता नहीं है। उसके बाद आपके पास फिर विकल्प यह होता है प्राचीन भारत से संबंधित, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा एक क्वेश्चन को इस सेक्शन से और आपको लिखना है।
क्योंकि आपको कुल प्रश्न 5 लिखने होते हैं, तो दोनों ही सेक्शन से एक तो अनिवार्य हो गया और एक एक प्रश्न आपको दोनों सेक्शन से लिखना होता है। तो मान लो यहां पे इस तरीके से प्रश्न ए, बी और सी में दिया हुआ होता है, जिसमें आपको 15-15, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रश्न को लिख रहे हो तो दूसरा का ए लिख दिए, तीसरा का बी लिख दिए और चौथा का सी नहीं। आपको जो भी लिखना है, आप एक अगर यूनिट उठाएं यानी सेकंड उठाएं तो आपको इसी का पूरा, ये हर ऑप्शनल में ऐसे ही होता है, तो आपको यह करना होता है। यानी यह आपको 15, 15 और 20 मार्क्स का होता है, यानी 50-50 नंबर का। तो मान लो आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे एंशिएंट में मैं कंफर्टेबल हूं और एंशिएंट से मैं अच्छा कर सकता हूं, यहां से मैं 2 प्रश्न लिख सकता हूं, तो आप आसानी से यहां पे 2 प्रश्न का चयन कर सकते हो। फिर आपको एक ही प्रश्न, क्योंकि एक तो अनिवार्य है ही, और एक ही प्रश्न फिर आपको मध्यकालीन भारत से लिखना होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मैं मध्यकालीन भारत में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, सर आप मैपिंग कर, बिल्कुल राज, क्यों नहीं मैपिंग करवाऊंगा। मैपिंग तो इसका पार्ट ही है और सबसे ज्यादा मार्क्स वहां पे आ रहे हैं। मैपिंग को लेकर जो असमंजस है और जो दुविधाएं हैं उसे आप सबों को निकालना होगा। यह सबसे आसान है और आपको खुद यह विश्वास हो जाएगा कि इसमें सबसे आसानी से मार्क्स उठाया जा सकता है। यह इतना आसान सेक्शन है, इससे आसान और कोई नहीं है। तो इसके लिए एकदम बिल्कुल निश्चिंत आप लोग रहें कि यहां पे अवश्य मार्क्स आपको उठेगा ही उठेगा और सबसे अच्छा उठेगा। तो इसके साथ साथ पहले थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें तो ऐसे प्रश्न आपको दिए होते हैं जिसमें पहला आपको अनिवार्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा यह आपको प्रश्न दिया होता है जिसमें 15, 15 और 20 मार्क्स। जैसे अगर आप वर्ड लिमिट की बात करो तो वर्ड लिमिट में आप जीएस के पेपर से अंदाजा आप लगा सकते हो कि जीएस पेपर में जो 20 मार्क्स का होता है वह एवरेज आप माने कि 200 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, तो 200 वर्ड्स में अगर लिखना है तो 15-15 मार्क्स के भी क्वेश्चन को आप यहां अंदाजा लगाओ कि यह भी आपको, यानी अगर आप इसे 15 मार्क्स के अगर आप 250 वर्ड्स में लिखते हो तो 200 को आप 300 वर्ड्स में लिख सकते हो, 350 वर्ड्स में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप यह मानकर चले कि ओवरऑल आपको 800 वर्ड यानी एक सेक्शन को, यानी पूरे अगर आप करते हो, जैसे जीएस में ही आप देखो तो पूरे 3 घंटा में आपको जो वर्ड्स लिखने होते हैं, वर्ड्स की जो सीमा होती है वह आप यह मानकर चलें कि उस 3 घंटा में आपको, यानी पूरी तरीके से आप देखें जीएस में तो 6000 वर्ड्स आपको लिखना होता है। ऑप्शनल में भी आप एवरेज यह मानकर चलें, एवरेज यह मानकर चलें कि आपको हर सेक्शन में अगर 800 यानी 4000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स, आप एवरेज यह मानकर चले कि 5000 वर्ड्स आपको लिखना होता है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें आपको पहला जो प्रश्न होता है जो आपको अनिवार्य है, नेसेसरी है, यह आपको शॉर्ट नोट्स होता है जिसमें आपको 5 प्रश्न होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और यह सभी आपको सल्तनत और मुगल से ही रिलेटेड होता है, इसमें एंशिएंट नहीं होता है। उसके बाद आपको ऐसे फिर 3 और सेक्शन होंगे जिसमें 6ठा, 7वां और 8वां उसी तरीके से, जिसमें 15, 15 और 20-20 अंक के प्रश्न होते हैं। तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, यानी पहला और 5वां अनिवार्य है। उसके बाद एक एक प्रश्न आपको करना होता है। पता चला अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, अब प्रश्न आप जब देखोगे तो समझ जाओगे, तो आप केवल इसको करो, आप उधर से आप एक क्वेश्चन ज्यादा लिख दो, यानी 2 क्वेश्चन इधर तो 3 क्वेश्चन उधर। आप सल्तनत और मुगल में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप सल्तनत और मुगल से आप 3 क्वेश्चन को लिख दें, 2 क्वेश्चन को आप एंशिएंट से लिखें, क्योंकि पहला अनिवार्य है, एक क्वेश्चन आपको और लिखना है। तो यह आपके पास कम से कम एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन यह होता है कि आप आसानी से इन प्रश्नों का आप अपने एग्जामिनेशन के दरमियान, अपने तैयारी के दरमियान आप इसको समझ सकते हैं कि मुझे किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोगों को जो सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें थी? ठीक है, हाँ बिल्कुल तरुण, 5 लिखना होता है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि मैंने सामान्य तौर पर देखा है
कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही पता नहीं होता है कि ऑप्शनल में प्रश्न पूछा कैसे जाता है और लिखना कितना होता है, कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स नहीं दिया होता है, यहाँ पे केवल मार्क्स दिए होते हैं। लेकिन उस मार्क्स को आप अंदाजा तो लगा सकते हैं जीएस के पेपर से। हाँ राज सर, एक पेपर लेकर समझा दो जो कैसे करना है। बेटा बिल्कुल, अभी तो हम लोग पूरी क्लास को भी लेकर चलेंगे, तो उसमें हम लोग सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे, तो उसके लिए तो वह आप हमारे ऊपर छोड़ें, उस जिम्मेदारी को वह मैं निभाऊंगा। देवांग जी सर, आज पता चला, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। तो मेन वही चीजों को जानना होता है। वैभव, चलिए ठीक है। तो फलेन, ठीक है सभी लोग, हाँ। तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं। तो यह फर्स्ट पेपर में। अब सेकंड पेपर में हम लोग आते हैं। तो सेकंड पेपर में बच्चों जब आओगे, तो सेकंड पेपर में जैसे आप देखें तो इसमें भी 2 सेक्शन है। एक सेक्शन जो आधुनिक भारत से, और एक विश्व इतिहास, यानी यह भी आपको 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 ही होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में भी प्रश्न आपको 2 सेक्शन में बटे होते हैं, जिसमें टोटल जो प्रश्न की जो संख्या है वह टोटल प्रश्न आपको 8 होते हैं। और यहां भी वही है कि 1 और 5, पहला और 5वां जो प्रश्न है वह आपका अनिवार्य होता है, जो हम लोग सेकंड पेपर में देखते हैं। अब इसमें आप देखो बच्चों, तो इसमें जैसे आप आधुनिक भारत में, यहां पे आपको कोई मैपिंग नहीं। अब मैपिंग में बहुत सहूलियत दे दिया है कि अब आपको जो भी मैपिंग पूछा जा रहा है वह आपको एंशिएंट इंडिया से ही रिलेटेड मैप है, तो वह बहुत आसान हो गया है। और उसको हम लोग देखेंगे अभी मैप के क्वेश्चन में, ठीक है। चाइना समझ रहे हैं ना, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लोग देखें आधुनिक भारत। अब जैसे सेक्शन ए में आधुनिक भारत से संबंधित, तो इसमें जो पहला जो प्रश्न है, यह पहला प्रश्न आपको यहां पे शॉर्ट नोट्स होता है, जिसमें प्रश्न 5 होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये पांचों जो होते हैं ये 10-10 नंबर के होते हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, आप एवरेज मानकर चले कि आपको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 150 शब्दों में आपको लिखना है। यह आपको टोटल मॉडर्न इंडिया से ही होगा। टोटल प्रश्न आपको मॉडर्न इंडिया से ही होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, वह दूसरा प्रश्न फिर वही ए बी सी में होता है, जिसमें 15, 15, 20, तीसरा, चौथा इसी तरीके से होता है। अब इसमें क्या है कि पहला अनिवार्य है, तो अब आपको एक और इस सेक्शन से प्रश्न आपको लिखना है, यानी 2 प्रश्न यहां भी। और फिर सेकंड जो इसका पार्ट है वह विश्व इतिहास है, तो उसमें भी आपको 5वां अनिवार्य है और एक प्रश्न वहां भी लिखना है। तो आपके पास 4 प्रश्न। अब एक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको मॉडर्न इंडिया से लिखना चाहते हो या विश्व इतिहास से आप लिखना चाहते हो, वह आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, किस में उस वर्ष आपने अच्छे से तैयारी की है, किस में आपकी अच्छी पकड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब यहां पे जैसे आप देखो, तो यह सेक्शन ए का मैंने बात किया। अब उसी तरीके से सेक्शन बी को आप देखो, तो सेक्शन बी में, हाँ सॉरी, यह सेक्शन बी होगा, तो यह सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आप देखते हो, तो इस सेक्शन बी में विश्व का इतिहास है सेकंड पेपर में। इसमें भी आपको 5वां जो प्रश्न है वह 5वां प्रश्न शॉर्ट नोट से रिलेटेड है, जो आपको 50 मार्क्स का है। और इसमें आपको इसी तरीके से दिया हुआ होता है, यानी ए, बी, सी, डी और ई के रूप में, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास 3 और प्रश्न होते हैं। इन 3 प्रश्न में, यानी जो ए बी सी 3-3 प्रश्न होता है, इन 3 में से अब आपको 3 सेक्शन में से किसमें आपको एक कंफर्टेबल हो कि किसमें आप प्रश्न को करना चाहते हो। आप 6ठा करना चाहते हो, 7वां करना चाहते हो, 8वां करना चाहते हो, एक प्रश्न तो आपको करना है। उसके बाद आपके पास यह चॉइस होता है कि आप एक और एक्स्ट्रा प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है, वह आप किस सेक्शन से लिखना चाहते हो। वह आप मॉडर्न इंडिया से लिखना चाहते हो या फिर वह आप विश्व इतिहास से लिखना चाहते हो। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस को बेसिकली समझना था कि सिलेबस में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसे हम लोग, अब एक मैं आप लोगों के लिए एक मैं प्रश्न इस वर्ष का उठाया हूं,
और इस वर्ष के प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्नों को तो अभी हम लोग साथ साथ करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक में चलेंगे तो वैसे वैसे विगत वर्षों के प्रश्न को भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे अब मैं स्टार्ट करूंगा पाषाण काल, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि जब आप पाषाण काल पढ़ोगे तो फिर प्रीलिम्स के लिए वहां पे कुछ बच जाएगा, ठीक है, या मेंस के लिए कुछ उसमें से बच जाएगा। और जब पाषाण काल को हम लोग देखेंगे तो पाषाण काल से रिलेटेड जो प्रश्न आया हुआ है उन प्रश्न को भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी होगी कि हम लोग ऐसे अपने क्लास को प्रतिदिन जो भी टॉपिक उठाएं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी साथ में देखें, उस टॉपिक को भी समझें और आगे आने वाले प्रश्न पर भी फोकस करें। तो पूरे क्लास को हम लोग इसी मोड में लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न, जैसे इस बार 2020 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना। अब इसमें आप यह आरोप नहीं लगा सकते हो कि यह केवल ऑप्शनल का प्रश्न है और मैंने तो इसे एंशिएंट में पढ़ा नहीं, या मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा नहीं, मेंस के लिए मैंने पढ़ा नहीं। यह आरोप इस प्रश्न को देखकर नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रश्न है पेपर फर्स्ट का, और यह प्रश्न है कि ऋग्वेद में, ध्यान देना, ऋग्वेद में उल्लेखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है मूल्यांकन करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न बहुत ही सीधा है, आपको लिखने के एग्जामिनर पूरी गुंजाइश दे रखा है, बस प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। अब यह ऑप्शनल का प्रश्न है और यह प्रश्न 2020 का अभी जो एग्जाम हुआ है उसका है। अब यह प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण, यानी प्रश्न के दो पार्ट हैं। हमें यह तो क्लियर है कि एक पार्ट इसके धर्म के स्वरूप पर पूछ रहा है और एक पार्ट देवताओं के वर्गीकरण पर पूछ रहा है, यानी प्रश्न के दो पार्ट हो गए, जिसमें धर्म का स्वरूप भी पूछ रहा है और देवताओं का वर्गीकरण भी पूछ रहा है। लेकिन बच्चों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह प्रश्न ऋग्वेद में उल्लेखित, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, तो वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में और 3 अन्य जो वेद हैं वह आपको उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। तो ऋग्वेद में उल्लेखित धर्म का स्वरूप, अब ऋग्वेद में धर्म का स्वरूप कैसा था? अब इन चीजों को आप लोग खुद बताओ कि जब मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आपको प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ा रहा था या पढ़ाऊंगा, जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में पढ़े हुए, यानी जो पीटी के लिए पढ़े हुए हैं, क्या वह इस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका ऑप्शनल हो या नहीं हो? क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स के लिए आप लोग पढ़े हो? कौन कौन लोग हैं जो प्रीलिम्स में एंशिएंट को पढ़े हैं? रजत और कोई? तरुण, और भी कोई है? चलिए, तो 2 लोग यहां पे, अच्छा चाइना भी हैं, फलेन भी हैं, चलिए 4-5 लोग हो गए यहां पे जो प्रीलिम्स में पढ़े हुए हैं। वैभव भी हैं। अब आप खुद बताओ कि आपने अब अगर ऑप्शनल के लिए पढ़ा तो क्या वह आप प्रीलिम्स में सॉल्व नहीं कर सकते हो? प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो क्या उसे आप ऑप्शनल में यूज नहीं कर रहे हो? अब यहां पे प्रश्न पूछ रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित धर्म के स्वरूप। तो हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, उन सभी कारणों पे हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम परिवर्तन देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या है? तो धर्म का स्वरूप, आप अगर 2-3 बातों को यहां पे बच्चों देखो, तो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है वह धर्म क्यों? तो ऋग्वेद में, क्योंकि मानव समाज की उस अवस्था को यह दर्शाता है जब हम देखते हैं कि प्रकृति की लीलाओं को जब ऋग्वैदिक आर्य नहीं समझ पा रहे थे तो उन्होंने देवताओं को, अब जब प्रकृति की लीलाओं को वे नहीं समझ पाए तो उन देवताओं को उनकी उन्होंने स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। यानी यह जो धर्म का स्वरूप है वह धर्म का स्वरूप कैसा है? तो ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप है प्रकृति का दैवीयकरण। यानी क्या किया गया? तो प्रकृति का
दैवीयकरण किया गया, प्रकृति का दैवीयकरण क्यों किया गया? क्योंकि हम प्रकृति की लीला को समझ नहीं पा रहे थे, और जब प्रकृति की लीला को नहीं समझ पाए तो हम उसका दैवीयकरण किए, उसको हम ईश्वर से जोड़ने लगे, प्रकृति से संबंधित उन चीजों की हम स्तुति करने लगे, उसकी हम पूजा करने लगे। यही है ना प्रकृति का दैवीयकरण, यानी उस प्रकृति को हम ईश्वर मानने लगे क्योंकि हम उसकी लीला को समझ नहीं पा रहे थे, और इसलिए उसका दैवीयकरण, उससे संबंधित जुड़े हुए उन लोगों को हम लोगों ने देवता मानना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ आप देखें तो और धर्म का स्वरूप क्या है, ऋग्वैदिक धर्म का। तो ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप यहां पे आप देखो तो बहुदेववादी भी है, बहुदेववादी स्वरूप। अब बहुदेववादी स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है? तो यहां अलग अलग देवता को अलग अलग समय में श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यह ऋग्वैदिक आर्यों की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे कहा जाता है धार्मिक एकाधिकैकवाद, यानी अलग अलग समय में अलग अलग देवता को श्रेष्ठ बता देना। तो बहुदेववाद के साथ साथ बहुदेववादी स्वरूप है। इसमें हम देखते हैं कि जिस देवता की हम आराधना करते हैं तो उसी देवता को बढ़ चढ़कर उसको दिखाने की प्रवृत्ति आज भी हम लोग देखते हैं। कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, हर लोग अलग अलग पूजा। लेकिन जिस समय काल में जिस देवता की हम आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हम उसी का गुणगान, उसी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, उसी को दिखाते हैं। तो यह क्या है? यह अलग अलग देवता को अलग अलग समय काल में उसी को श्रेष्ठ बता देते हैं, यही श्रेष्ठ है। तो यह ऋग्वैदिक धर्म का एक स्वरूप भी है। इसके साथ साथ ऋग्वैदिक धर्म का और स्वरूप क्या है? तो उपासना पद्धति। उपासना पद्धति में क्या? तो जो वे उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसमें यज्ञ पर बल है। तो उपासना पद्धति में यज्ञ, यह भी तो इसका स्वरूप है धर्म का। उपासना पद्धति, उपासना पद्धति। तो यहां पे धर्म के स्वरूप में, यानी कैसे धर्म की हम उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं, पद्धति क्या है? तो यह उपासना पद्धति में क्या है? यज्ञ का महत्व है, यज्ञ का महत्व है। लेकिन क्या यह जो यज्ञ है वह यज्ञ कर्मकांडीय है? क्या इसमें कर्मकांड है? तो यज्ञ कर्मकांडीय नहीं है। यज्ञ साधारण यज्ञ हो रहा है, यज्ञ परिवार के लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यज्ञ में पुरोहितवाद नहीं है, कोई पुरोहितवाद नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई आपको वहां पे मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, कर्मकांडीय नहीं है। तो यज्ञ साधारण यज्ञ है। हम ईश्वर की उपासना अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर उसको कर रहे हैं, उसकी आराधना करते हैं, जो ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप के रूप में हम इसकी उपासना पद्धति में भी देखते हैं। इसके साथ साथ देखें तो यह इहलौकिकवादी स्वरूप, यानी इहलौकिकवादी स्वरूप कैसे? तो हम जो उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति की लीला को नहीं समझें, तो प्रकृति की लीला को नहीं समझें तो हम उन प्रकृति से जुड़े हुए उन सभी को हमने देवता स्वीकार किया, उन सब की हमने आराधना स्टार्ट किया, स्तुति स्टार्ट किया, उनको पूजना स्टार्ट किया। लेकिन यह कैसा है? तो इहलौकिकवादी स्वरूप, इहलौकिकवादी, यानी इहलौकिकवादी कहने का मतलब है कि सिर्फ इस लोक में विश्वास। ठीक है, कितने वर्ड में लिखना होगा यह क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न दिया हो 250 वर्ड यानी 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का है तो आप यह मानकर चले कि इसको आप 300 वर्ड्स में लिख डालो। 250 वर्ड्स में 250 टू 300 एवरेज, 250 टू 300 इतने वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो आप तो पहले इसके स्वरूप को बताएंगे ना, कि अब इसका स्वरूप जैसे हमने बताया कि इहलौकिकवादी। तो इहलौकिकवादी क्या? तो ऋग्वैदिक जो आर्यन है बच्चों, वह दूसरे लोक में विश्वास नहीं करते हैं,
दूसरे जीवन में मरणोपरांत जीवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका है कि भौतिकवादी हैं और उनकी भौतिकवादिता भी बहुत सीमित है। वे चाहते हैं कि बस उनके पशु की संख्या बढ़े, उनके संतान में वृद्धि हो। ऐसा नहीं है कि उनका कोई कल्पना है कि आलीशान मकान हो, विदेश यात्रा पर जाएं और बहुत कीमती वस्त्र को पहने ग्रहण करें। भाई पशु चारक समाज है, यायावरी किस्म के लोग हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनका क्या होगा? भौतिकवादिता। तो भौतिकवादिता तो वही होगा कि पशुपालक समाज है तो पशुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, संतानों की संख्या में वृद्धि हो, यही है भौतिकवादिता। तो उनका इहलौकिकवादी स्वरूप यानी उनका दूसरे जीवन में विश्वास नहीं, कि मरणोपरांत जीवन की अभी संकल्पना ही है। तो मोक्ष के लिए उपासना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वे उपासना कर रहे हैं। वे उपासना क्यों कर रहे हैं? वे उस प्रकृति से जुड़े हुए वस्तुओं को देवता क्यों मान रहे हैं? तो अपनी भौतिकवादी सुखों के लिए, लेकिन वह भी इहलौकिक है, यानी इसी जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ और क्या? तो ऋग वैदिक धर्म का क्या एक स्वरूप यह नहीं है पुरुष देवताओं की, या आप कहें कि पुरुष भावों की प्रधानता, पुरुष देवताओं की प्रधानता? तो यह भी तो इसका स्वरूप है, पुरुष देवताओं की प्रधानता, पुरुष देवताओं की प्रधानता। अब आप देखते हो कि ऋग वैदिक आर्य जो हैं उनमें अधिकांश, जो ऋग वैदिक कुल के जो देवता हैं, उन देवताओं में अधिकांश देवता कौन है? पुरुष देवता है, जिसमें आकाश के देवता के रूप में, अंतरिक्ष के देवता के रूप में, जो भी हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के देवता के रूप में, तो अधिकांश आपको पुरुष देवता ही हैं। तो यहां पे पुरुष भावों की प्रधानता है। धर्म का एक यह भी स्वरूप है कि यह पुरुष भावों को समाहित किए हुए पुरुष भावों की प्रधानता है। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो अब देवताओं का वर्गीकरण, तो देवताओं का वर्गीकरण, क्योंकि ऋग वैदिक मानव समाज उस अवस्था को दर्शाता है जब देवताओं का मानवीयकरण किया जा रहा था। क्योंकि आगे यह अवस्था आएगी जब मानव का फिर दैवीयकरण किया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मौर्योत्तर काल तक तो कुषाण शासकों ने भी अपनी मूर्ति पूजा प्रारंभ करवाई, अपनी मूर्तियों को उन्होंने भी पूजवाना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फिर आपको मानवों का दैवीयकरण होगा। तो यहां ऋग वैदिक काल में जो हम लोग आर्यों को देखें तो देवताओं के अगर वर्गीकरण पर हम प्रकाश डालें बच्चों, तो कार्य के अनुसार देवताओं का अलग अलग वर्ग निर्धारित किया जा रहा है, यानी कार्य के अनुसार। क्योंकि समाज भी कैसा है, समाज में वर्ग का विभाजन भी कैसा किया जा रहा है, तो कार्य के अनुसार। क्योंकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में चतुवर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन वह जो चतुवर्ण व्यवस्था वह जन्म आधारित ना होकर वह कर्म आधारित है, और एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग कर्म को अपनाए हुए हैं। तो यहां जो देवताओं का जो वर्गीकरण है, वह देवताओं का वर्गीकरण भी कार्यों के अनुसार है। कोई आकाश का देवता है, कोई अंतरिक्ष का देवता है, कोई पृथ्वी का देवता है। जैसे आप आकाश के देवता को देख सकते हो तो घोष, सूर्य, अश्विन, उषा, अदिति, ये सब क्या है? आकाश के देवता हैं। उसी तरीके से आप देखें आकाश के देवता हैं। उसी तरीके से आप देखें पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी के देवता को आप देखें तो स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम को भी समर्पित है, तो यह पृथ्वी के देवता हैं। उसी तरीके से अंतरिक्ष और वायु के देवता को आप देखो तो वायु स्वयं उसमें वायु के देवता में है, उसके साथ साथ इंद्र वायु के देवता के रूप में है। तो इस प्रकार से देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया है। तो अब बताओ आपकी क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए आपको ऑप्शनल में कुछ अलग पढ़ना है, या आपने उसे प्रीलिम्स में ना पढ़ा हो, मेंस के दरमियान जब आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हो तो उस दरमियान आपने ना पढ़ा हो, या आपने ऑप्शनल में पढ़ लिया तो उसका उपयोग आपको प्रारंभिक परीक्षा में ना पूछा जाएगा? क्या ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक धर्म से संबंधित आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप
पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और वहां पे दे देगा कि उपयुक्त में से कौन से सही है। तो आपका यहां पे जो आप फायदा उठा रहे हो, वह फायदा एक सब्जेक्ट को पढ़कर आप उसको एग्जाम के सभी पैटर्न में उसका आप उपयोग करते हैं। तो बच्चों, हमारा यहां पे कहने का उद्देश्य यह है कि सब्जेक्ट को लेकर जो असमंजस है, उस असमंजस में बिल्कुल ना रहें। अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें। आपके पास समय बहुत निश्चित है, यानी कम है। अनिश्चित समय काल के लिए आप तैयारी करने नहीं आए हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए तैयारी करने आए हों यहाँ पे। ना तो आपका पेशेंस रह पाएगा, ना आपका वह फैमिली सपोर्ट मिल पाएगा। आप खुद टूट जाते हो फिर। तो समय रहते समय का सदुपयोग करें, न कि समय का दुरुपयोग करें। जो भी मैंने बताया, इसको आप खुद एक बार अपने ऊपर सोचें, उसको समझें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएं, आप सिलेबस को देखें, और उस सिलेबस को आप देखें कि प्रारंभिक से मुख्य परीक्षा तक यह सिलेबस कितना मैच कर रहा है। बाकी जहां तक बात बुक्स और नोट्स की है, वह सभी जगह उपलब्ध हैं, और मैं ऑप्शनल क्लास के दरमियान इसकी आवश्यकता न के बराबर रहने दूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको किताबें नहीं पढ़नी है। कुछ किताबों की तो बेसिक जरूरत है ही, वह आपको पढ़नी होंगी। उसका मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसको आपको ऑप्शनल के लिए लेना है। एंशिएंट में कौन कौन सा लेना है, मिडाइवल में कौन कौन सा लेना है, मॉडर्न इंडिया में कौन कौन सा लेना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन सा लेना है, वह मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ हमारा अपना जो तरीका है कि उसमें आपको अलग से नोट्स दिया जाएगा। क्लास में वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। क्लास में आपको पूरी कंप्लीट जो भी टॉपिक है उसको, सिर्फ क्योंकि यह ऑप्शनल की क्लास है तो इसमें थोड़ा सा डिप्थ होगा, तो इसमें हम लोग एक एक टॉपिक पर रुक रुक कर चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सिर्फ समझा देने से मैं भी जानता हूं कि ऑप्शनल की क्लास सफिशिएंट नहीं होगा, उसको आपको रिटेन में उस पर काम करना होगा। तो बच्चों, अब आज बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, और कल से इसको हम लोग कंटिन्यू शुरुआत करेंगे, रेगुलर इसको लेकर चलेंगे, और जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में इसको कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसमें आपका सहयोग हमें मिले, हमारा जो मेहनत है वह आपके काम आए, तभी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो यहाँ जो भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछें। हाँ तरुण, बिल्कुल पूछें, कुछ क्वेश्चन है तरुण का। हाँ बिल्कुल पूछें। क्या आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग उस पर पूछें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मंडे टू फ्राइडे रहेगी क्लास, लाइव होगी, ठीक है। जैसे आज हम लोग ले रहे हैं इसी पैटर्न पे हम लोग लेंगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे को आपको काम भी करना है। नोट्स और बुक्स, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बुक्स आपको परचेज कुछ बुक करनी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। किताब रूम को लाइब्रेरी मैं नहीं बनाने दूंगा, ठीक है। ठीक है तरुण, हाँ क्या तरुण ने, और क्या, हाँ आपका आंसर मिल गया तरुण। रजत, मुझे कुछ डाउट नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फलेन सर, टाइमिंग का अभी हम लोग 8 बजे से निर्धारित समय को रख रहे हैं, 8 से 10 अच्छा समय है। इसके बाद आप लोग भी अपना डिनर करके फिर सोएंगे, पढ़ेंगे थोड़ा, तो एक समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। बाकी समय को लेकर हम लोग थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो वह बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं एक एक का थोड़ा प्रश्न देख लूं। फलेन साहू जी, ठीक है। रजत, ऑफलाइन होगी तब, ऑफलाइन होगी तो ऑप्शनल को हम लोग देखेंगे। ऑप्शनल को बेसिकली इसी पैटर्न पर लेकर चलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर नहीं आने दूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो दूंगा वह क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा, टेस्ट साथ में होगा। अच्छा, और किन्हीं का क्वेश्चन है? हाँ चलिए, मैं राज, सही टाइम है, चलिए। हाँ, जॉब करते हैं उनके लिए। अच्छा, आप भी जॉब में शायद अगर आप जॉब में हैं तो अच्छी बात है, तो सही टाइम है, सबके लिए सही टाइम है। चलिए, सुबोध,
सर मैं एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब कराएंगे ना? बिल्कुल, जो जो चैप्टर, यहाँ तक कि जो जो टॉपिक चलेगा उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग साथ साथ करते चलेंगे और उस प्रश्न को आप लोग लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, फलेन एनसीईआरटी का भी है सर, तो लेट हो जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं, वो टाइम एक ही संस्थान में अगर जुड़े हैं तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा। चलिए तरुण सर बुक का नाम बता देते। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो बस स्टार्टिंग, आज तो मैंने केवल सिलेबस समझाया है। कोई किस टॉपिक से शुरू होगा सर? हम लोग एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे धर्मेंद्र, और एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल शुरुआती यानी पाषाण काल से उसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है धर्मेंद्र, तो मैं यह मानकर चलूं कि सभी लोगों का जो डाउट है, जो प्रश्न है, अगर मैं क्या इसको दे पाया, आप लोग सेटिस्फाइड हो पाए तो एक बार आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए तो सभी लोगों का और कोई डाउट नहीं है, अब क्लास को समाप्त किया जाए, क्योंकि हम लोग गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और गुड नाइट तक जुड़े हुए हैं। ठीक है वैभव जी सर बहुत अच्छा, चलिए पढ़ाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ राज जी एकदम क्लियर है, बस हाँ क्या टाइम यही रखना, बिल्कुल यही टाइम रहेगा। हाँ जी बिल्कुल सर, जब ज़्यादा अनअवेलेबल हैं तो हमें टेंशन, बिल्कुल मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ एनी टाइम। ठीक है देवांग, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर अब सुबह मिलते हैं हम लोग। ठीक है चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और फिर से हम लोग सुबह मिलते हैं सुबह के अलग टॉपिक में, और कल हम लोग यहाँ से पाषाण काल के संदर्भ में उसे देखेंगे, समझेंगे, कल से शुरुआत इसकी करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को।